वक्फ संशोधन बिल कानून को अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। ये कानून माना जाएगा अब, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो लोग पहले विरोध कर रहे थे उनका विरोध अभी भी जारी है। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट जाने तक की बात भी कही है। इसको लेकर के जो जेपीसी बनी थी उसके जो चेयरमैन हैं जगदम्बिका जी, वो हमारे साथ हैं। सर, आप लोगों ने अलग अलग बैठकें की और बैठकें करने के बाद जो लोगों की बातें थी उसको रखते हुए कहीं ना कहीं एक जो अमेंडमेंट्स थे वो करने के बाद ये बिल लोकसभा फिर राज्यसभा में पास कराया। अब राष्ट्रपति ने भी पास कर दिया है, पर जिनका विरोध पहले था उनका विरोध अभी भी जारी है। क्या कहेंगे? देखिए, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अगर कोई कानून बनाने के पहले सदन से अगर देश की जनता के साथ, हम स्टेक होल्डर्स के साथ, राज्यों के संघीय ढांचे में ऑफिशियल के साथ अगर हम उनसे डिस्कशन करते हैं, उनको विटनेस के तौर पे बुला के और उनके व्यूज को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो यही सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और इस कानून को बनाने में हमने दिल्ली में 5 महीने में 38 बैठकें की और 113 घंटे हम बैठे। ये जो विरोध कर रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनको भी 3 घंटे हमने सुना। और ये मेरे साथ कहीं भी बातचीत कर लें, इनके द्वारा बहुत से उठाए गए कंसर्न्स या बहुत से देश के लोगों में 4-5 हमने महत्वपूर्ण बदलाव किया जो सरकार का अमेंडमेंट आया था। जैसे उन्होंने कहा, साहब आप सरकार अमेंडमेंट लेकर के आ गई कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी में और गवर्नमेंट में डिस्प्यूट होगा तो कलेक्टर को अगर अख्तियार दे देंगे तो कलेक्टर तो हमेशा गवर्नमेंट के पक्ष में करेगा, क्योंकि कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट में रेवेन्यू का कस्टोडियन होता है। हमने अमेंड किया कि कलेक्टर नहीं करेगा, कलेक्टर पार्टी होगा। हाउ ए पर्सन या कलेक्टर कैन बी जज इन हिज ओन केस। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरी डाला, किसी स्टेट की कोई सरकार हो उसका सेक्रेटरी या कमिश्नर रैंक का करेगा। तो ये अमेंडमेंट किया। ट्रिब्यूनल में 2 लोगों का अमेंडमेंट था कि 2 लोग रहेंगे, एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, एक अधिकारी। हमने उसमें एक इस्लामिक स्कॉलर डाला। हमने वक्फ बोर्ड में सभी का हमने प्रतिनिधित्व किया। तो इस तरीके का जो हमने परिवर्तन किया, इस परिवर्तन से आज क्या गुंजाइश रह गई। और जो अमेंडमेंट था, मान लिया रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वक्फ बाय यूजर जो ख़त्म कर रहे थे, अब उसको प्रोस्पेक्टिव कर दिया कि अगर पहले से मस्जिद खानकाह है तो वो रहेगी। भविष्य में अब कोई वक्फ होगा तो जो अपनी किसी व्यक्ति की अपनी संपत्ति को वही दान दे सकता है, सरकार की या किसी दूसरे की नहीं दे सकता है। तो अब ये बोनाफाइड हो जाएगा और उसका रजिस्ट्रेशन होगा, वामसी पोर्टल पे उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से ट्रांसपेरेंट कानून बना जिसका फ़ायदा गरीब, आम पसमानदा मुसलमान को मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो सरकार के अमित शाह जी गृह मंत्री ने कह दिया सदन में कि हम इसमें वक्फ में दखल नहीं करेंगे, मुतवल्ली मुसलमान रहेगा, वाकिफ मुसलमान रहेगा। हम इसका रखरखाव ठीक से हो, उसकी इनकम का ऑडिट हो सीएजी के द्वारा निर्धारित किसी ऑडिटर से, और उसका फ़ायदा गरीब मुसलमान को मिले। सर, इन सब के बावजूद बिहार के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि जब बिहार में उनकी सरकार बनेगी तो वो इस बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे, वहाँ पर लागू नहीं होगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई देख सकता है। आखिर बिहार में तो सरकार उनकी बन नहीं रही है। ये कानून भारत की पार्लियामेंट का है, तो पार्लियामेंट में उनकी सरकार बनेगी। आखिर बिहार में उनको बहुमत नहीं मिल रहा है। बिहार के बाहर तेजस्वी कहीं है नहीं, ममता बंगाल के बाहर नहीं, अखिलेश यूपी के बाहर नहीं है। तो अगले 20 साल भी अमित शाह जी ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार रहेगी। वहीं अगर अवधेश प्रसाद की बात करें, उन्होंने भी यही बात कही। उन्होंने कहा जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो इस बिल को असंवैधानिक करार किया जाएगा। भाई, अगर कोई दिन में सपने देख रहा है तो सपने देखने से रोका नहीं जा सकता। लेकिन देश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज आप देख रहे हैं कि श्रीलंका और रामेश्वर को पुल से जोड़ा जा रहा है, रेल से जोड़ा जा रहा है। 8,300 करोड़ का प्रोजेक्ट हो रहा है। कितना बड़ा बुद्ध सर्किट। वहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड श्रीलंका का मिला। मिडिल ईस्ट की सभी कंट्रीज का सबसे बड़ा अवार्ड मिल चुका, मॉरिशस का मिल चुका। अभी तक देश के किसी प्रधानमंत्री को किसी देश का सर्वोच्च रत्न मिला हो। और आज तो कम से कम पूरे जितने मिडिल ईस्ट हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, मॉरिशस, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, श्रीलंका, तो आखिर इतना बड़ा है उनके नेतृत्व में। अब अगर इसके बावजूद कोई इस ख्वाब को देख रहा है तो, और उसका अहंकार बोल रहा है
कोई कानून बना है किसी सरकार के द्वारा, उसको कूड़ेदान में डालने की बात कर रहे हैं। ये तो ऐसे है जैसे राहुल गांधी ने अपनी सरकार के अपने ही कानून को, उन्होंने विधेयक को मनमोहन सिंह की सरकार को फाड़ दिया। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो है जो ओवैसी ने अभी इस विधेयक को फाड़ा। जनता ने चुन करके भेजा मोदी जी को, आज बहुमत मिली इसलिए सरकार है। आज 100 भी सीट कांग्रेस नहीं पाई तो कैसे उसको बहुमत मान लिया जाए, कैसे वो सरकार में आ जाएंगे। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तय किया है कि वो इसका विरोध करेंगे और 11 तारीख से वो इसका पहले जो चरण का विरोध प्रदर्शन है वो शुरू करेंगे, 1 हफ्ते तक जो चलेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शुरू से इसको प्रोवोक कर रही है। उन्होंने मजहब का, धर्म का भी इस्तेमाल इस राजनीति के लिए किया है। उन्होंने मस्जिदों का दुरुपयोग किया, मस्जिदों में काली पट्टी बंधवाई है, ईदगाहों में काली पट्टी बंधवाई है। निश्चित तौर से जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी। ये शरिया के ख़िलाफ़ है कि कोई पवित्र जगह पे जब आप नमाज ऑफ़र करते हैं तो घर से भी नहा धो के जाते हैं, फिर भी आप वजू बनाते हैं, फिर एक बार मस्जिद में जाके आप पवित्र होते हैं, जल से अपने को ऊपर करते हैं, जैसे हम लोग पूजा में जल छिड़कते हैं। तो अब इसके बाद उसका दुरुपयोग हो रहा है। पटना गए धरना, वो राजनीतिक नहीं था, जंतर मंतर पे राजनीतिक धरना नहीं था। आपने सर पटना की बात की, वहीं के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनका ये कहना है कि वफ़ क्योंकि गरीब मजलूमों की कहीं ना कहीं सहायता के लिए होता है, तो जो गैर मुस्लिम हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए और उनकी भी मदद के लिए वफ़ को आ गया। तो अब आरिफ साहब भी एक अल्पसंख्यक हैं, काबिल वकील हैं, आज गवर्नर हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। तो वो जो वफ़ की मंशा है, वफ़ का उद्देश्य है, या जो इस वक़्त में संशोधन बिल सरकार लेके आई है जस्टिस सच्चर की रिपोर्ट पे 2006 में कि मुसलमानों की स्थिति आर्थिक बहुत ख़राब है, पसमानदा गरीब है, तो उस स्थिति से तो वो स्वाभाविक है कि उन्होंने बात ठीक कही है। अब ये राजनीति की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।